हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बेहद बढ़िया होंगे। और आज फिजिक्स के कुछ परिभाषा वैसे होंगे जो काफ़ी अनिवार्य होता है और ना का कोई सवाल ही नहीं है। ये ऐसे परिभाषा आज आपको बताए जाएंगे, कुछ वैसे नियम बताए जाएंगे जो निश्चित रूप से पूछबे करता है। आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, आज सबसे पहले हम परिभाषा शुरू करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन से। हालांकि ये पहला चैप्टर सबको याद होगा, लेकिन खैर यहाँ से मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन का नियम इत्यादि बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ प्रकाश के प्रवर्तन की तरफ। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन को समझने के लिए आप प्रवर्तन को पहले समझना होगा, प्रवर्तन को समझना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे, जैसे अगर दो व्यक्ति में झगड़ा होता है तो तीसरा उसका अगर मध्यस्थता करता है कि चलो तो कौन आपको पीटा है, और वहाँ जब जाएगा काफ़ी बड़ियार आदमी होगा तो उससे टकरा कर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। वो देखते देखते वो अपना रास्ता बदल देगा। तो टकरा कर वापस आ जाना ही क्या है, प्रवर्तन है। माने गया और टकरा कर वापस आ जाएगा तो क्या है, प्रवर्तन है। जैसे देखिएगा, फिल्मों में ज़्यादातर दिखाया जाता है कि जो विलेन होता है अपने जो छोटे विलेन लोग होते हैं उसको भेजता है हीरो के पास कि जाओ उसको मार कराओ या इत्यादि जो भी करना है। और जब वो जाता है हीरो के पास, अब जानबे करते हैं हीरो का मतलब काफ़ी खतरनाक आदमी होता है फिल्मों में। इतना खतरनाक है उसके बारे में कहो नहीं। मारेगा तो ट्रक उड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है। गोली चलाओ, बारूद चलाओ, बम चला दो, वो हट जाएगा, सामने से बगल से गुजर जाएगा। बहुत खतरनाक होता है हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर हीरो। और साथ का तो बातें हटा दीजिए। खैर, तो वो जब जाएगा, जो गुंडा का जो पार्टी है जब जाएगा तो उसे क्या होगा, टकरा कर फिर क्या भागेगा, वापस भागेगा। तो गुंडा का प्रवर्तन हो गया। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का प्रवर्तन भी है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है कि प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर, देखो जैसे यह सतह है, यह आपका सतह हो गया, और इस सतह पर अगर कोई प्रकाशीय किरणें इधर पड़े और सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो लौटने की यही घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। मान लीजिए कि इधर आपका हवा है और इधर जल है। अब ये नहीं होगा कि अब ये हवा पार करके जल में चला जाए तो ये प्रवर्तन नहीं होगा। मैं इसको आगे बताऊंगा, यह अपवर्तन हो जाएगा। प्रवर्तन क्या है कि जब सतह से टकराकर, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो लौटने की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रवर्तन। क्लियर है। अब देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ नियम है, तो प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित कुछ बात को समझ लेते हैं, समझते हैं कि क्या नियम है। और मुझे आशा है कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। यह मान लेते हो कि कोई सतह है, यह एक सतह है, ठीक, और इस सतह पर प्रकाशीय किरणें पड़ रही है, प्रकाशीय किरणें पड़ रही है। फिर यह जो है टकराकर वापस जा रही है, देख सकते हो आप ना। अब हमें कुछ समझना है, यहाँ पे क्या समझना है, मैं सारी चीज़ों को ध्यान समझा रहा हूँ, पूरा परिभाषा क्लियर हो जाएगा। देखो, जो सतह है, ये सतह है, इस पर जो प्रकाशीय किरणें आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण इसको बोला जाता है। इसका नाम होता है आपतित किरण। माने किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण। क्या नाम है भाई, परावर्तित किरण। जैसे जो आ रहा है आपतित, आपतित भोजपुरी में कैसे कहेंगे इसको, आपतित माने आवता, जो किरण आवता का नाम का भाई आपतित। तो आपतित का परिभाषा आप कर सकते हो कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। सतह से टकराकर वापस लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब आता है अभिलंब की बारी। अभिलंब क्या है, देखो इसको तो हम अभिलंब कहेंगे, लेकिन परिभाषा कैसे कहेंगे इसको जरा समझ लेते हैं ना। अगर किसी सतह के किसी बिंदु पर, अगर यह सतह है तो यह बिंदु है ना, इसके बिंदु पर अगर कोई आप लंब डाल रहे हो तो इस लंब को ही क्या बोलते हैं, अभिलंब। माने किसी सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप तो समझ गए कि अभिलंब क्या है। अब एक होता है आपतन कोण होता है। आपतन कोण क्या है भाई, तो देखो परावर्तन में या अपवर्तन की मैं बात करूं तो जो भी कोण है वह अभिलंब से ही मापे जाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भाई आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, तो देखो इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या है इसका नाम, आपतन कोण। इसका नाम है परावर्तन कोण, ये है आपतन कोण। ठीक है,
अब हमें आपतन कोण समझना होगा कि आखिर ये आपतन कोण होता क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपतन कोण का मतलब कि आपतित किरण या आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण माने क्या, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और आपतन कोण को लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं भाई, आई से लिखा जाता है। आपतन कोण जो होता है उसको किससे लिखेंगे, आई से लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत, आपतन कोण को किससे लिखा जाएगा, आई से। अब दूसरा होता है एक परावर्तन कोण। तो भाई प्रवर्तन कोण आप ऐसे बना सकते हो, ये प्रवर्तन कोण है आपका, परिभाषा देखकर बता सकते हो। मुझे लगता है कि आपने बता दिया होगा। प्रवर्तन कोण माने प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसका दो जो है नियम है कि आखिर प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम की, प्रवर्तन के नियम, प्रवर्तन के नियम, तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होता है। कौन कौन भाई, तो पहला होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। क्लियर है, मतलब क्या कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वह किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप इसको नोट कर सकते हो और आसानी से याद कर सकते हो कि प्रकाश के प्रवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है जो इस प्रकार है। पहला आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसके पहले जो आपने फिगर देखा था, आपतित किरण, प्रवर्तित और उस पर जो अभिलंब डाला गया था, तीनों एक ही समतल में थे। और आपतन कोण जो होता है प्रवर्तन कोण के बराबर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीन परिभाषा आ जाता है, तीन परिभाषा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसके बारे में जान लेते हैं। मुझे आशा है कि क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर हो गया तो मैं देखता हूं पारदर्शी क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी और एक है पारभासी। पारभासी देखिए तीन प्रकार की वस्तु है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसके बारे में समझना बहुत आसान है। पारदर्शी, पारदर्शी माने आर पार हो जाए, माने कहा जाएगा जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश हो आर पार आसानी से हो जाए, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी माने जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसका नाम क्या है, पारदर्शी। जैसे शीशा देख लीजिए, अब शीशा से प्रकाश डालिएगा तो इधर से उधर हो जाएगा कि नहीं। तो पारदर्शी का मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो सकता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। दूसरा है अपारदर्शी। तो देखो हिंदी में जाता अ का मतलब होता है ना, अब पार माने पार ना करे प्रकाश, मतलब जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपारदर्शी। अब मान लीजिए पत्थर है, ईंट है, अब इधर लाइट दिखाएगा उधर थोड़ी दिखाई देगा आपको, माने वो पार नहीं कर सकता है। तो पार जो नहीं कर सके माने जिस पदार्थ को प्रकाश पार नहीं कर सकता है उसका नाम क्या है, अपारदर्शी। तो क्या समझा आपने, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसको बोलते हैं पारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं करे उसको बोलते हैं अपारदर्शी। क्लियर है। अब पारभासी का बात है, पारभासी का। अब देखिए ज्यादातर हम लोग देखते हैं आज का समय बड़ा करप्टेड हो गया है, बहुत करप्टेड हो गया है। तो इसमें होता क्या है कि ऊपर से पैसा ठीक आता था, अब तो खैर डिजिटलाइजेशन का युग हो गया तो सब कुछ ठीक आ रहा है, नहीं तो पहले आता था प्रधानमंत्री की तरफ से अगर पेंशन उन्शन आ गया 800 किसी का, तो अब बीच में बहुत सारे लोग हैं मिलजुल कर खाते खाते आ जाएंगे और लास्ट में 100 रुपया धरा देंगे पुरनिया को, और 100 रुपया लेकर बेचारा खुश है। काहे भाई,
उस सोचा है कि मैं पैसा थोड़ी सरकार को दिया हूं, वो तो सरकार दे रहे 100 रुपये, चलिए काफी है। तो क्या हुआ, वहां चला भरपूर, वहां चला 800, यहाँ मिला 100 रुपया। बस वही है पारभासी, माने प्रकाश चले बहुत, लेकिन पदार्थ को जैसे पार करे तो तनी सा भाग उसका आर पार हो सके। मतलब कहा जाएगा जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का बहुत कम भाग आर पार कर सकता है उसे हम पारभासी कहते हैं। जैसे आपका रक्त हो गया, शीशा घिसा हुआ जो है शीशा हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, ये सब पारभासी है। मतलब जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार करता है उसको क्या बोलते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे पहले के समय में जो है, अब ई मत लिख दीजिएगा, पहले के समय में जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो एक तरह का पारभासी था। पैसा चल रहा था उधर ठीक, पूरा एकदम 800 चला, और यहाँ कितना मिला भाई, 100-200 रुपया मिल गया, बीच का क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक वैसे ही प्रकाश चलेगा ठीक, लेकिन पारभासी वस्तु है तो जब पार करेगा तो तनिए सा भेटाएगा। मतलब जिससे होकर, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है पारभासी। एग्जाम्पल के रूप में रक्त हो गया, घिसा हुआ शीशा हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, ये आप क्लियर कर लिए हो। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा परिभाषा दर्पण की तरफ, आज परिभाषा ही होगा, आज सिर्फ और सिर्फ परिभाषा होगा। तो आज हम बात करते हैं वैसे महत्वपूर्ण परिभाषा की तरफ, फोकस दूरी, या पहले मुख्य फोकस जान लेते हैं। मुख्य फोकस क्या है भाई, मुख्य फोकस क्या है ना, तो आप जानते हो यह दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण है। ऐसे तो इसको अवतल कहा जाता है, अवतल इसलिए कहा जाता है कि धंसा हुआ है, और यह जो है यहाँ यह प्रधान अक्ष हो गया, यह P हो गया, F और C। हम इस बात को थोड़ा समझ लें कि मुख्य फोकस क्या है। तो किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, देखिए यह दर्पण है ना, ये प्रधान अक्ष के समानांतर अगर आपतित किरणें हैं तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए फिर समानांतर आया, टकराने के बाद कहाँ से गुजर गया, फिर जिस बिंदु से गुजरा, इस बिंदुआ का नाम क्या है भाई, इस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, किसी दर्पण के प्रधान अक्ष, या प्रधान अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष है, तो किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे उत्तल में जब बनाया जाएगा फिगर तो मिलती हुई प्रतीत होती है। परिभाषा ऐसे याद रखोगे कि किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए इसी में हम एक बात सीख लेते हैं कि भाई मुख्य फोकस तो हो गया, एक फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है भाई, तो फोकस दूरी होता है, ये देखो कोई भी दूरी है ना तो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यह क्या हुआ, यह मुख्य फोकस हुआ, क्या हुआ, मुख्य फोकस हुआ। तो फोकस दूरी का परिभाषा क्या होगा कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। माने दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और इसको F से सूचित करते हैं। कथी से, F से। क्लियर है। तो अवतल का मुख्य, अब याद रखिएगा कि अवतल का जो फोकस दूरी होता है ना, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वह ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है ना। वो मैं चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है फोकस दूरी। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और परिभाषा, और मेरे ख्याल से यह पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण परिभाषा, आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन क्या होता है। तो किसी वस्तु की, आप जानते हो कोई वस्तु अगर दर्पण के सामने रखते हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को जो है वह आवर्धन कहते हैं। कहा जाएगा अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है और वस्तु की ऊंचाई h1 है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर और वस्तु की ऊंचाई नीचे रखेंगे तो उसी को बोलते हैं आवर्धन। कहा जाएगा किसी दर्पण में,
क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं और m बराबर हो जाएगा h2 बटा h1। h2 माने प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 माने वस्तु की ऊंचाई। मुझे आशा है कि आपने इस सारी परिभाषा को ध्यान से समझा होगा, याद कर लीजिएगा तो एक कहीं ना कहीं आपको सहयोग जरूर करेंगे। इसी तरह से हम आगे भी परिभाषा का क्लास लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा और यह परिभाषा कब जाएगा इस बात का मालूम करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। कीजिएगा तभी जाकर जो है आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ आज यह क्लास चलने वाला है। तो 10th के लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख को शाम 6 बजे त्रिकोणमिति के लिए मैं लाइव क्लास आ रहा हूं। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एकदम 1 घंटा का लाइव क्लास होगा। त्रिकोणमिति को ध्यान से पढ़ने के लिए 1 तारीख 1 नवंबर शाम 6 बजे YouTube चैनल पर जरूर जुड़िए, और ताकि लाइव जब क्लास हो तो आप सवाल भी पूछ सकें और विस्तृत तरीका से बताया भी जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।